हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो जीके जीएस की हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है उसको हम लोग जो है फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। तो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए आप लोग, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करूं हमारे पहले क्वेश्चन की, उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं यहाँ पर में, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्टिविटीज करते रहनी है। आप लोग जब क्वेश्चंस देखते हो तो क्वेश्चन को आप लोग आंसर लगाने की आदत डालिए आप लोग, ठीक है। चाहे कमेंट में देख रहे हो तो कमेंट में अंदर में आंसर करिए आप लोग, या फिर कम से कम आप लोग जो है फ्रेंड्स पोल के अंदर में, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर में आंसर्स करिए। इससे क्या होता है, आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाती है। इसके अलावा जो है फ्रेंड जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन उन्हीं को समर्पित, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर में अपना अपना योगदान दिया है। जहां पर में भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग मोटिवेशन के साथ में आपको सारी चीजें पढ़ा सके। चलिए, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पंत वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों का कौन से जिले के अंदर में स्थित है, ये आपको बताना है। पंत वन्य जीव अभयारण्य, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। पंत वन्य जीव अभयारण्य कहां पर में है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आंसर्स करते रहिए। पंत वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? नालंदा के अंदर में, ठीक है, नालंदा जिले के अंदर में। आप लोग देख सकते हो कि ये जो है इसको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग देख सकते हो बिहार वाइल्ड biharorg के ऊपर में आपकी जानकारी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। राजगीर और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कई सारे लोगों को राजगीर तो याद रहता है लेकिन पंत याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगाया था हाथ ऊपर कर दीजिए, और जिनको याद हो गया वो भी हाथ ऊपर कर देंगे कि सर अब याद हो गया है, अब सही लगाएंगे, आगे से जब भी आएगा मौका तब तब सही आंसर ही लगाएंगे, ठीक है। तो राजगीर और पंत एक ही है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 2 मिनट के अंदर में ही हम लोग 900 लाइक्स पार कर चुके हैं, 1100 बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और कंटिन्यूअसली जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद करवाना चाहूंगा। वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी और वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, याद रखना है आप लोगों ने। राजगीर या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को मिलेंगी नालंदा में, ठीक है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी और गौतम बुद्ध, ठीक है, प्राणी जो है आप लोगों का अभयारण्य कहां पर में मिलेगा? गौतम बुद्ध, देखो गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के दोनों कहां पर में फ्रेंड्स? गया के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। गया में, आपको पता है बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसे याद रख लेना है आप लोगों ने। बस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर में बनता है, भीम बांध। ये बिहार के हेड टीचर की जो हेड मास्टर की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था। भीम बांध सेंचुरी कहां पर में? बिहार की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की है मुंगेर जिले के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भीम बांध सबसे पुरानी वाली। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी वाली कौन सी है, ठीक है। जो लोग पढ़ेंगे टीचिंग परीक्षा वो हर परीक्षा में पास। चलो बढ़िया रश्मि कुमारी जी, सही बात है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक एक जो पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। ओके, तो भीम बांध सेंचुरी ये आप लोगों को याद हो गया कि सबसे ओल्डेस्ट है मुंगेर जिले के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर एग्जाम के अंदर में ये देखा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी से, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर में है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक संस्था है, जैसे FAO है ना आप लोगों का, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है, ठीक है। ये दोनों के हेडक्वार्टर एक ही जगह के ऊपर में है, एक ही शहर में। तो यहां पर में भी फूड है, यहां पर में भी फूड है। समझिए आप लोग की जो दुनिया भर में लोग हैं उनके खाने पीने के लिए काम करते हैं ये लोग, की कोई भी भूखा ना रहे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, रोम इटली, जकार्ता इंडोनेशिया, कहां पर में? तो रोम के अंदर में। देखो फूड से याद रखना है आप लोगों ने, वो देगी मिर्च का तड़का, रोम रोम फड़का, ठीक है। तो देगी मिर्च की मिर्च से जो है खाना बनाएंगे आप लोग, तो रोम इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, रोम, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी रोम इटली। तो देगी मिर्च का तड़का, रोम रोम फड़का खाना, जब भी फूड बनाओ देगी मिर्च, मतलब बनाओ किसी से भी आप लोग, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है, बट याद रखने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रोम इटली के अंदर में है। तो इसको हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स, हम लोगों जो टीआरई 4.0 की ओल्ड बैच है उनके बच्चों को पता भी होगा, हमने कैपिटल एंड करेंसी करके एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी। उसके अंदर में मैंने आप लोगों को हर एक चीज बताई थी, ठीक है, इसके बारे में। इवन मैंने आपको बताया था कि इटली से ही जो है रिनेसा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो आपका आप बोल सकते पुनर्जागरण की स्थली बोला जाता है इटली को, ठीक है। सर आपकी केसी सीरीज बिहार बीपीएससी में जरूर रैंक दिलाएंगी, क्योंकि आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिससे बीपीएससी मोस्टली क्वेश्चन बनाता है। एग्जैक्टली अर्णव ठाकुर जी, और आज की जो मेरी घोषणा है वो इसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसी चीज से रिलेटेड एक घोषणा करने वाला हूं अभी आप लोगों की, जो मैं अभी बता रहा था। बाकी बच्चों को पता चल भी गया होगा, बहुत सारे बच्चों को उनको नोटिफिकेशन आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं वो घोषणा करूंगा। जल्दी से देखिए यहाँ पर मैं आप लोग इस क्वेश्चन को पहले, चलिए 6 मिनट के अंदर में 1800 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में, 1200 के करीब लाइक हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोगों को जो है वो नॉलेज कैप्सूल पसंद आ रहा है जो हम पेड क्लास में कर रहे हैं। कल रात में भी हमने एक नॉलेज कैप्सूल किया था, ठीक है। तो आप लोगों को उसी से रिलेटेड एक चीज बताना है मैंने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए खुशखबरी, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला युग में सही है। जो गलत है ऑब्वियस ही बात है वो आपको सीखने मिलेगा गलती से। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है कहां पर में है, ठीक है, ये गलत है आपका। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में नहीं है, कहा है आप बताओगे। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, ये आप लोगों का सही है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है आपका गंगेटी, डॉल्फिन गंगेटी का जो गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है उसके लिए एक सेंचुरी बनाई गई है, वो भागलपुर के अंदर में है। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये सही है। ये दोनों क्यों गलत है, इसके सही आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। पंत या फिर राजगीर जिसको आप लोग बोलते हो, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको नालंदा जिले के अंदर में मिलेगी, नालंदा में, ठीक है, नालंदा में। वही गौतम बुद्ध जो है ये आप लोगों को गया में मिलेंगे, गया में। मुंगेर के अंदर में है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर के अंदर में, ठीक है। चलिए तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना था। नाउ अब आपको याद हो गया पंत और राजगीर नालंदा में है, सभी को याद हो गया, लिख देंगे एक बार कमेंट के अंदर में ताकि और अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है और मुंगेर के अंदर में भीम बांध है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको भी याद रखना है, भागलपुर जिले के अंदर में, ठीक है। गंगा के अंदर में पाई जाने वाली डॉल्फिन के लिए, साफ पानी में पाई जाती है। जो गंगेटिक डॉल्फिन है, डॉल्फिन गंगेटिका उसको बोला जाता है, भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, आपका जो है जलीय जीव है, ठीक है, डॉल्फिन गंगेटिका। नाउ अब मैं आप लोगों के लिए जो घोषणा कर रहा हूं फ्रेंड्स उसको भी ध्यान से समझिएगा आप सभी के लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली। आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आप लोगों की जो है एक फेवरेट सीरीज जो है आप लोगों की, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल आप लोगों का। तो नॉलेज जो है आप लोगों का जो है कैप्सूल जो है फ्रेंड्स आपका, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की आज हम लोग लेने वाले हैं टेस्ट, ठीक है, 3:30 बजे 3:30 PM के ऊपर में, ठीक है, आधे घंटे की आप लोगों की टेस्ट रहेंगी 30 मिनट की, जिसके अंदर में हम लोग जितने भी आप लोगों के जो क्वेश्चन है, जितने भी हमने नॉलेज कैप्सूल अब तक लिए हैं, उसमें से क्या करूंगा मैं, उसमें से आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, मैं 30 मिनट के अंदर में फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में कराऊंगा। ये हम लोग न्यू न्यू एक्टिविटीज करते रहेंगे ताकि आपको जो है ना रनिंग में रख सके आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई के अंदर में आप लोगों को रख सके एकदम तेजी से। तो आज पेड क्लास के अंदर में नॉलेज कैप्सूल की आप लोगों की 3:30 बजे, ठीक है, एक छोटी सी 30 मिनट की टेस्ट रहेंगी, वीडियो टेस्ट, मतलब हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, स्पीड में आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना हमने पढ़ा है। और जितने बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे। और कल वाली जो नॉलेज कैप्सूल हुई थी उसके भी एक दो क्वेश्चन मैं रखूंगा उसमें। चलिए तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में, ठीक है, आया था। देखिए आपको बता दूं कि वास्को डी गामा कौन से देश से था, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। कौन से देश से था, तो पोर्तुगाल से था ये, ठीक है। तो पोर्तुगाल
गाल से था, ये याद रखना आप लोगों ने। पोर्तुगीज था, पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। भारत कौन से साल में पहुंचा था और कहां पहुंचा था? तो कलिकट। ठीक है, ये कलिकट को आज किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हो सकता है हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। तो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। आज ये कोझिकोड या कलिकट जो है ये केरला में मिलेगा आप लोगों को। उस समय में कलिकट का राजा कौन था जिसने इनका स्वागत किया था? ठीक है, 1498 के अंदर में, 1498 में। तो जल्दी से बता देंगे आप लोग, 1498 के अंदर में कलिकट का जो राजा था, ठीक है, वो था किंग जमोरिन। ठीक है, जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था। जमोरिन, ये क्वेश्चन आता है कई सारे बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, जमोरिन। ठीक है, किंग जमोरिन। ठीक है, टेस्ट कहाँ पे होगा? वीडियो टेस्ट होगा, वीडियो रहेगा, आपकी क्लास लग चुकी है। ठीक है, नॉलेज कैप्सूल आप लोगों के जितने भी कोर्सेस है, आपके पेड कोर्स है, उसके अंदर में लग चुकी है क्लास 3:30 बजे की। आप जाके देख भी लेना इसके बाद में, क्लास के बाद में। ठीक है, 3:30 बजे आ जाना वहां पर में। तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल से निकला था। ठीक है, इस तरीके से। और ये केप ऑफ गुड होप यहाँ पर में ठीक है पहुंचा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ये थोड़े देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और एक आध नॉलेज कैप्सूल जो आगमन हुआ है अलग अलग यूरोपियंस का इंडिया के अंदर में, उसका एक नॉलेज कैप्सूल भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो आगमन, ये यहाँ पर में बार्थोलोमियो डियास करके एक व्यक्ति था, उसने इस केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अंदर में है। वहां से जो है फ्रेंड्स ये कलिकट पहुंचता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, 1498 के अंदर में। तो 1498 के अंदर में पहुंचा था, ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के जो जो भी बन सकते हैं उन सभी को देखते हुए, ठीक है, एग्जाम के अंदर में देखिए कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? मौलिक कर्तव्य, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा, ये बताना है आप लोगों ने। 1489 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 1497 हो चुके हैं अभी। ठीक है, 3 दूर है हम लोग 1500 से। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा जल्दी जल्दी से। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि आप लोगों के कुछ अधिकार होते हैं वैसे आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती है। जैसे लेक्चर देखना, ठीक है, अब सरकार ने तो अधिकार नहीं दिया, लेकिन चलो टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपको एक अधिकार मिला है कि आप ये लेक्चर देख रहे हो। बट आपकी भी ड्यूटी बनती है हर एक बच्चे की, जितने 2300 बच्चे यहाँ पर 2400 बच्चे देख रहे हैं, उन सभी की ड्यूटी बनती है कि वो अपना कुछ कर्तव्य भी करे। ठीक है, पहले क्या था, हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो फिर सरकार ने देखा कि यार लोग जो होते हैं ना वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उनको सिर्फ चाहिए होता है, देना कुछ नहीं होता है उनको। मतलब उनको जितना दे दो वो तब तक खुश रहते, लेकिन कुछ भी अगर उनसे बोल दिया जाए कि आपको ये ड्यूटी करनी है या आपको ये देना है या आपको वो करना है, तो वहां पर में वो हो जाते हैं एकदम, ठीक है, कि भाई हम तो कुछ नहीं देंगे, मतलब कुछ नहीं देंगे। तो फिर जो है 1976 के अंदर में, ओके, 42वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे भारत सरकार ने जो है क्या किया, ठीक है, संविधान में संशोधन करके पार्ट नंबर 4A जोड़ा, क्योंकि उनको समझ गया था कि जब तक लोगों से बोला ना जाए वो कुछ नहीं करते। ठीक है, अरे अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो उनको पता चलता कि सही बात है करके, देखो बच्चे जो है यहाँ पर में रिस्पॉन्स तक नहीं करते क्लास के अंदर में। ठीक है, तो बात सही थी उनकी। तो रशिया से, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, जो कि टूट चुका है अभी, रशिया बन चुका है वो, वहां से हम लोगों ने जो है आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में पहले 10 फंडामेंटल राइट्स लिए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। फिर इन फंडामेंटल ड्यूटीज में एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में और जोड़ी गई। ठीक है, और वो फंडामेंटल ड्यूटी थी आप लोगों की बच्चों को, अपने जितने भी बच्चे हैं अपने खुद के, ठीक है, या जो आपके कस्टडी के अंदर में बच्चे हैं उनको पढ़ाने की, ठीक है, उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी। तो टोटल अभी जो है आपकी 11 फंडामेंटल जो है फ्रेंड्स ड्यूटीज है टोटल। तो एक ही आर्टिकल है इसका, आर्टिकल नंबर 51A, उसके अंदर में दिया गया है इसको। ठीक है, हिंदी में कभी कभार जो है ना इसको 51, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 क भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ए का मतलब ही क होता है ना, ABCD तो ए से स्टार्ट होती है, लेकिन देवनागरी क ख ग घ से स्टार्ट होती है, इसलिए क। ठीक है, तो 51A बोलो या 51 क बोलो, एक ही बात है वो। ठीक है, ओके, तो आर्टिकल नंबर 51A, 51 क, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। तो पार्ट नंबर कौन सा है? 4A, ये लिख देंगे आप सभी लोग। ठीक है, कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, कि भाई जैसे अगर लोगों को अधिकार दिए गए तो उनको कुछ, उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना ड्यूटी के काम ही नहीं कर रहा था कोई भी कुछ भी। उसके बाद में 1976 के अंदर में जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये कौन सी कमेटी थी जिसने इसको सजेस्ट किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ने की जो सिफारिश थी, ठीक है, जो सिफारिश थी ये कौन सी कमेटी ने की थी? तो सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, स्वर्ण, ठीक है,
सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने, वो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी। ओके चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारत, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल रात में नॉलेज कैप्सूल में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों की फेवरेट कैप्सूल, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल, कल रात में पेड क्लास के अंदर में नॉलेज कैप्सूल में हमने ये पढ़ा था। हर एक बच्चा जो है इसका आंसर कर देगा, करेगा भी। ठीक है, जितने भी बच्चे थे वो हाथ भी ऊपर कर दीजिए कल रात में जो क्लास में थे या जिन्होंने क्लास देखी है। सर मेरी फ्रेंड को आपका कोर्स लेना है। नीतू सिंह जी, नीतू कुमारी, आप ले चुके हो, आप अपनी फ्रेंड को भी जो है वो बता सकते हो कि किस तरीके से करना है, या फिर आप उसको नंबर दे दीजिए, नीचे में नंबर चला 7611101101 96974444 उस पर कॉल करवा दीजिए। ठीक है, या आप उनको बता दीजिए कि ऐप से कैसे लेते हैं, ऐप से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि, कल रात में हमने संचित निधि, ठीक है, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट, ठीक है, संचित निधि जिसको समाकित निधि भी बोलते हैं, ठीक है, आपका आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड और भारत का जो पब्लिक अकाउंट है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि संचित निधि का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 266 सब क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 266, कई बार सिर्फ केवल 266 लिख दिया जाता है, सब क्लॉज 1 छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका है 266 सब क्लॉज 1, जिसमें संचित निधि की बात की गई है। अगर संचित निधि से पैसे जो है निकालना है भारत सरकार को, ठीक है, तो उसकी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और पेंशन, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उनकी सैलरी और पेंशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके मेंबर्स की सैलरी और पेंशन, यूपीएससी के मेंबर्स और उनके चेयरमैन की सैलरी और पेंशन, जो जो इंपॉर्टेंट वाली जो पोस्ट है जिनके पैसे नहीं रोके जा सकते, उनके, उनको छोड़कर बाकी अगर कोई भी पैसा निकालना है तो संचित निधि से पैसा, संचित निधि का मतलब होता है जो भी पैसा सरकार के पास में टैक्स में आ रहा है वो सारा का सारा संचित निधि में जाएगा। कल रात में हमने डिटेल में पूरा पढ़ा है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाए और इतनी सारी पोस्ट है, लेकिन आप लोग सारे के सारे लोग जुड़कर ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से ही हो। ठीक है, आप लोग सब मिलकर ये कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़कर पूरे का पूरा जो है पोस्ट, उसके ऊपर में क्या करना है, ठीक है। चलिए, आई होप क्या आप लोगों को आ रही होगी स्क्रीन यहाँ पर में। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर में, और पूरी की पूरी पोस्ट के ऊपर में कब्जा करना है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोग देखिए कि पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स पॉइंट आप लोगों का, उसकी तरफ में भी हम लोग आगे जुड़ जाते हैं। मैं जस्ट एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जल्दी से एक बार इधर आ जाइए। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन आया, लेकिन मैं तब तक आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप लोग जो है आंसर करते जाएंगे। ठीक है, मैं और भी क्वेश्चंस है जो आपको करवाने वाला हूँ मैं अभी। ठीक है, और आपको बता दूं आज 3:30 बजे आप लोगों की जो है नॉलेज कैप्सूल की जो है टेस्ट भी है। ओके, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप सभी लोगों ने। ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की टेस्ट भी आप लोगों की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता था 2011 की जनगणना के अनुसार? जल्दी बताइए आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व का कितने प्रतिशत भारत के अंदर में रहता है? चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। और आज 3:30 बजे नॉलेज कैप्सूल की टेस्ट में जुड़ना ना भूले। ठीक है, एक छोटी सी टेस्ट, केवल 30 मिनट की वीडियो टेस्ट रहेगी। मतलब मैं वीडियो में आऊंगा आप लोगों से, और जो भी नॉलेज कैप्सूल अब तक हुए हैं उनके ऊपर मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो आपको बता दूं, पूरे पूरे दुनिया में, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% भारत के अंदर में रहता है। ठीक है, एज पर दी 2011 की सेंसस का डेटा। ठीक है, तो 17.5%, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का यूपी जूनियर की एग्जाम हुई थी अभी 2023 के अंदर में, उसके अंदर में 2022 के अंदर में, उसमें एक क्वेश्चन आया था 2022 के यूपी जूनियर के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, कि भाई कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो 17.5%। इसको याद रखिए आप लोग, यूट्यूब पे नहीं, पेड क्लास के अंदर में होगी आप लोगों की, क्योंकि नॉलेज कैप्सूल वो उसका टीआरई 4.0 का पार्ट है ना, वो नॉलेज कैप्सूल उसका, इसी वजह से, ठीक है। चलिए, तो दो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर में पूछने की संभावना आप लोगों की बन जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या आप क्लास ले सकते हैं, प्लीज बताइए। बिल्कुल अभी भी ले सकते हैं दीपा कुमारी जी, आप नीचे में नंबर चल रहा है, 3:30 के पहले ले लोगे तो मतलब आप भी उस टेस्ट में जुड़ जाओगे, अदरवाइज आपके अगर बाद में भी लोगे तो आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगी, ठीक है। सारी क्लासेस जो हुई हुई है वो सारी रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएंगी, आगे की आप लाइव देख सकते हो। 1998 लाइक्स हो चुके, 2 लाइक्स जुड़े हम लोग 2000 से, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। अगर आपको याद हो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन हुआ है हमारा, उसके अंदर में हमने देखा था कि फर्स्ट जो अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, वो बने थे 1887 के अंदर में, मद्रास में ये सेशन हुआ था। जल्दी बताइए कौन थे पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे। अब मैं आपको सेकंड वाले बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाले जो बने थे, ये याद रखना आप लोगों ने, ये सेशन हुआ था आप लोगों का 1896 के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में हुआ था सेशन, ठीक है, कलकत्ता में। और रहमतुल्ला एम सयानी ये अध्यक्ष थे, ये सेकंड नंबर के अध्यक्ष थे। इसकी खास बात पता है आप लोगों को 1996 के सेशन की, कोई मुझे बता सकता है जी? बताइए जल्दी जल्दी से। 1990 जो 1896 के अंदर में जो सेशन हुआ था, उसकी खास बात, वंदे मातरम पहली बार इसके अंदर में गाया गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार इसी सेशन के अंदर में गाया गया था, 1896 के सेशन के अंदर में। रहमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नाउ अब मैंने आप लोगों से पूछा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना है आप लोगों ने, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट थे, ये फर्स्ट थे, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, और ये सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष, क्योंकि यहां पर मैं द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, और ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं चैलेंज करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं आप सभी लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा में, भागलपुर के अंदर में, पश्चिमी चंपारण, अच्छा चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दूसरा, पहले यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप लोगों को दे देता हूं मैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कि देखिए भाई, अगर आप लोगों को मान लिया जाए, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि रहमतुल्ला एम सयानी। लेकिन अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर में ये भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम, मान लीजिए कि अगर आप लोगों से वंदे मातरम पूछ लिया गया और आप लोगों से बोला गया कि वंदे मातरम जो है 1896 में गाया गया था, तो जन गण मन कब गाया गया था? जन गण मन कौन से साल गाया गया था और कौन से सेशन में गाया गया था, ये भी आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो वंदे मातरम जो है 1896 के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। जन गण मन जो है फ्रेंड्स, ये 1911 में गाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। इस समय में अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया 1896 के अंदर में रहमतुल्ला एम सयानी जो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे। इस समय में अध्यक्ष कौन थे ये बता दीजिए आप लोग। चलो एक हाई लेवल क्वेश्चन, मैंने पिछला लेक्चर जिसने भी देखा है, कल हम लोगों ने किया हुआ है यूट्यूब पे, और उससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले पेड क्लास में पूरा डिटेल में भी उसको एक्सप्लेन किया है, तो दोनों जगह पे आपकी रिवीजन हुई होंगी। जो बच्चे पेड में, उन लोगों ने दोनों जगह पे देखा होगा, दोनों जगह पे रिवीजन हो गई होंगी। बिशन नारायण धर, BN, ठीक है, धर, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, अब इस क्वेश्चन का आंसर करें।
चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर में भी आंसर्स करते रहिए, सभी के सभी लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं सही। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ना तो नालंदा में है, ना तो भागलपुर में, ना तो पूर्वी चंपारण के अंदर में, वो है आप लोगों का, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण के अंदर में, वेस्ट चंपारण के अंदर में है आप लोगों का, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। कितने लोगों ने सही लगाया, हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोगों का दिमाग चल गया था, ठीक है। सी जितने भी लोगों ने लगाया है वो लोग गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के अंदर में कंफ्यूजन कर दिया है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गए ईस्ट और वेस्ट के अंदर में। आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि वेस्ट चंपारण होना चाहिए था आप लोगों का, ठीक है। क्या नाम है उसका जल्दी बताइए आप लोग। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है, ठीक है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ठीक है। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, आप लोग याद रखोगे। 3500 बच्चे देख रहे हैं, और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों में से कई सारे बच्चे जिन्होंने नहीं निभाई है, ठीक है, इसी वजह से जो है आप लोग देख रहे हो कि क्लास जो है आप लोगों की पेट के अंदर में हम लोगों की 3:30 बजे जो है वो और ज्यादा जो है हम लोग क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंदर किसके अंतर्गत आता है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है फ्रेंड्स कौन से इसके अंदर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये एलुवियल सॉइल के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। एलुवियल सॉइल कब बनती है? कोई नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही है, अब ये नदी के बहने से कई बार इसमें जब बाढ़ आती है ना, तो क्या होता है कि नदी अपने साथ में जो कुछ भी बहा कर लेकर आई है वो यहाँ पर में डिपॉजिट कर देती है, तो इससे जो मिट्टी बनती है उसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। एलुवियल सॉइल भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है वो। एक होती है आप लोगों की बांगर, ठीक है, बांगर, बांगर जो है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और एक है खादर, खादर, ठीक है। तो जो बांगर होती है ये ओल्ड होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है, नई वाली। ये बांगर जो मिट्टी होती है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इसके अंदर में कंकर पाए जाते हैं, कंकर, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि कंकर कौन से वाले मिट्टी में पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के बांगर प्रकार के अंदर में कंकर पाए जाते हैं, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है, ठीक है। अब इसकी उर्वरकता भी कम हो चुकी है बांगर में, ओल्ड में, ठीक है, बंजर होती है, और मतलब उसकी उर्वरकता कम हो गई, उपजाऊता कम हो चुकी है, और उसके अंदर में कंकर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों के आगे के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बताइए जल्दी से, ठीक है। टॉप 10 को जैकेट प्लीज, कौन सा वाला जैकेट, ये वाला हुडी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये बताएंगे आप सभी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, ये है कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि कैनबेरा है, सिडनी वगैरह याद रहता लोगों को, कैनबेरा याद नहीं रहता, ठीक है। अब मैं आपको बाकी की भी बता देता हूं, आप लोग यहां पर में देख लीजिए, कोपेन, ठीक है, कोपेन, पेन से याद रखना है आप लोगों ने, मार्क कर लो, मार्क करोगे आप, मार्क, जैसे ये मैंने मार्क लगा दिया, मार्क, ठीक है, तो डेनमार्क की है, डेन मार्क की है कोपेनहेगन, ओके। एथेंस जो है ये किसकी राजधानी है? ग्रीस की राजधानी है, ग्रीस की, ठीक है। तो ग्रीस की राजधानी है, आप लोगों को ये याद रखना है, कोपेनहेगन, ग्रीस की, ठीक है। तो एथेंस ग्रीस की राजधानी। ग्रीस के अंदर में क्या हुआ था, एथेंस के अंदर में क्या हुआ था, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हर कोई बच्चा इसको याद रखेगा, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, पहली बार जो अभी अभी मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए, मॉडर्न ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 1896 के अंदर में, ठीक है। और ये आपके एथेंस के अंदर में ही हुए थे, 1896 के अंदर में एथेंस के अंदर में हुए थे, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं हेलसिंकी की बात करूं तो हेलसिंकी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, हेलसिंकी फिनलैंड की, ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड, ठीक है, हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिए, हो सकता है कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ ले, ओके। तो मुझे लगता है कैनबेरा वाला क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम्स के अंदर में, एसएससी वगैरह के अंदर में तो अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पेड क्लास के अंदर में मैं पूरा का पूरा आप लोगों को इस तरीके से कैपिटल एंड करेंसी मैप के थ्रू, ठीक है, एक एक चीज जो भी है आप लोगों की न्यू बैच के अंदर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो आप लोगों के
उसकी राजधानी के साथ साथ में जो इसके रेगिस्तान वगैरह होते हैं, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है ग्रेट जो है विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर में है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की, ठीक है, सिम्सन डेजर्ट कहाँ पर में, ये सब पूछा जाता है, वो सब हम लोग करेंगे। तस्मानिया सी कहाँ पर में है, तो जो भी पूछा जाता है, इवन आप लोग देखोगे यूरोप के अंदर में इधर साइड के अंदर ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनकी कैपिटल और इनका क्या महत्व है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पूरा आप लोगों का वो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है, ब्रिटेन उससे बाहर निकल चुका है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, तो ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए तो अभी 27 कंट्रीज बचे हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों का हम लोग कैपिटल एंड करेंसी वाले लेक्चर में देखेंगे पूरा, ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे आप लोग। नाउ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितने लोगों को याद आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कब पढ़ा था हमने, जल्दी बताइए कमेंट करके, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कब पढ़ा था हम लोगों ने, भारत की संचित निधि, कल रात में ही पढ़ा है हमने, ठीक है, आपका नॉलेज कैप्सूल में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये याद रखना है आप लोगों ने 266, ठीक है, सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखना है। जी हाँ बिल्कुल, कल रात में ही पढ़ा हम लोगों ने, याद आप लोगों को जितने भी बच्चे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पढ़ा है, रात में पढ़ा है, तो आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। नाउ अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया कि कुछ सैलरी ऐसी होती है जो भारित होती है, चार्ज अपॉन होती है, कल रात में क्वेश्चन कराया ना मैंने, पूरा आपको पूरी लिस्ट दी है कि किनकी सैलरी जो है वो चार्ज अपॉन होती है, मतलब बिना वोट के संचित निधि से डायरेक्टली उनकी सैलरी चली जाती है। कारण क्या है ये भी बताया कि कारण ये है कि उनकी सैलरी पार्लियामेंट के वोट पर निर्भर ना हो, नहीं तो पार्लियामेंट उनकी सैलरी ना रोक दे गई, इसीलिए अपने आप उनकी सैलरी रिलीज होती है संचित निधि में से, चार्ज ऑन बोला जाता है उसको, भारित बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस, उनकी पेंशन निर्भर नहीं करती पार्लियामेंट के ऊपर में, ठीक है, तो ये तो निकल जाती है डायरेक्टली, ठीक है, इसके लिए ये भारित होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, सीएजी का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 148 सीएजी, ठीक है, जो भारत के खजाने की निगरानी रखता है, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया उसकी निगरानी रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डर डर के जो है अपनी रिपोर्ट जारी करे, अगर डर के रिपोर्ट जारी करेगा तो कि भाई मेरी सैलरी ना रुक जाए, तो फिर वो सही से रिपोर्ट नहीं देगा, अपनी सीएजी अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, तो उसको डर से बचाने के लिए उसकी जो सैलरी है वो डायरेक्टली चार्ज अपॉन होती है कंसोलिडेटेड फंड पे, सरकार उसको रोक नहीं सकती, ना पार्लियामेंट उसको रोक सकती है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है, ठीक है, और उनके जो मेंबर्स है उनकी सैलरी भी सरकार नहीं रोक सकती, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री वगैरह या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं, इन सब की सैलरी भारित नहीं होती, मतलब बजट पास करके उनकी सैलरी निकलवानी पड़ती है। तो आंसर इसका सी होगा, पूरा डिटेल में पढ़ा है। मैं अभी भी बोलूंगा आपसे कि जितने भी बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है कल वाला लास्ट का लेक्चर, वो जरूर जाकर देखिए आप लोग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, ये एक नंबर आपको जो है हजारों बच्चों से आगे पहुंचा देगा, ठीक है। एक चीज याद रखिए आप लोग, हजारों बच्चों से, आपका भविष्य है, ठीक है, आपकी खुशियां है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका जीवन है, उसको बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आपको जो है वो यहाँ पर में फैसला करना पड़ेगा, और जितने भी बच्चे जो कोर्स के अंदर में एनरोल है वो सब जाके वापस से रिवाइज करेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे, और जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग भी जो है आप अगर चाह रहे हो तो जल्दी से उसको रिवाइज लेकर आप रिवाइज करते रहिए आप लोग, ठीक है। कल रात वाली क्लास नहीं देख पाए थे सर, देखना है आपने जाकर, ठीक है, और प्रॉमिस करो अभी के अभी, प्रॉमिस करो अपने आप से भी और लिख के भी कि सर आज के आज देखूंगा करके उसको, अगर नहीं देख पाए थे कल रात में तो, ठीक है, अगर नहीं देख पाए थे तो आज के आज जाकर देखोगे आप, ये आप अपने आप से प्रॉमिस करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज में भी आप लोगों की जो है, ठीक है, आप लोगों से पूछे जाने की संभावना बनती है, और आज मैं आप लोगों से 3:30 बजे जितने भी नॉलेज कैप्सूल्स के क्वेश्चन हुए हुए उनमें से कुछ ना कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से। योर नॉलेज कैप्सूल इज अ कैप्सूल टू चार्ज योर माइंड। थैंक यू ग्रिफोंडर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज कैप्सूल देता रहूंगा ताकि आप लोग जो है आगे बढ़ते रहे, आगे रहे, आप लोग एक कदम आगे रहे। रात में से 3 बार देखा, नौशाद बोल रहे हैं रात में 3 बार देख लिया नौशाद ने, क्या बात है नौशाद के लिए यार, एक बार थम्स अप तो बनता है नौशाद के लिए, ठीक है, कि उन्होंने जो है देख लिया है, ठीक है। सर कोर्स लेना है,
एसलोन जी, आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी मदद कर देंगी, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए, डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो, या नीचे में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जो भी कोर्स आपको चाहिए। जितने भी, चाहे रिकॉर्डेड देखो चाहे बाद में जैसे भी देखो, लेकिन देखो जरूर। और आज 3:30 बजे, याद है सभी लोगों को, नॉलेज कैप्सूल की टेस्ट है आज 3:30 बजे, 3:30 बजे आज, अभी, ठीक है, थोड़ी देर के अंदर में। उसमें 30 मिनट्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले जो नॉलेज कैप्सूल के क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करवाने वाला हूं, वो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे 3:30 बजे वाले लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट कैप्सूल है, थैंक यू शबना अली जी, ठीक है। और जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां भी मिल जाएगा। या फिर आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूँ, और ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, आप मान लेते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो के नीचे में आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेंगी, ठीक है। आप नीचे में जाओगे, यहाँ पर मैं आपको एक लिंक मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में नीचे में, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही सारे कोर्सेस आ जाते हैं खुल के, अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है जितनी भी कोर्सेस है आपके, ठीक है, वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आपने इसमें से जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हो। आपको जो प्राइस अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उससे भी कम में आपको कोर्स मिल जाएगा, उससे भी कम में, ताकि आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके, ठीक है। और प्लस आज से लेकर 26 तारीख तक जितने भी बच्चे ले लेंगे कोर्स, अगर उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उनको 40% जो है उनका फीस उनका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। कल तक जिसने ले लिया उनका 50% रिफंड होगा, आज से 26 तारीख तक 40%, और उसके बाद में 25%। तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका भी है कि फ्री में पढ़ने का, ठीक है, फ्री में पढ़ने का। अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो तो आपको 200% फीस रिफंड हो जाएंगी, तो ये भी आपके पास में अच्छा मौका है। ओके जी, तो कुलदीप सर की क्लास है अभी 2 बजे, वो भी आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, कुलदीप सर की क्लास होंगी आज साइंस की, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं 3:30 बजे सभी लोग। ओके चलो, थैंक यू, बाय, थैंक यू।